अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब सीएसई लेक्चरर में इंग्लिश मेल का जो पेपर था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंग्लिश ग्रामर, वो हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमने 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो अब हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी को कल वाले जो 4 क्वेश्चन उनमें कोई इशू है तो वो बता दें, तो फिर हम आगे उसको लेके चलते हैं। आई थिंक कल हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इट इज डैश मैटर ऑफ चांस। तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर आता है ए। अब ये कैसे आता है वो हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ इट इज अ मैटर ऑफ चांस। तो इसमें हमने ए क्यों यूज किया वो अब हम देखते हैं। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ए इज यूज्ड एज इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नाउन मैटर। तो देखिए ये जो लफ्ज यूज होगा ना मैटर, इसकी वजह से हमने क्या यूज किया, हमने वर्ड यूज किया ए। और ए को आप क्या बोलते हैं, ए को आप इनडेफिनेट आर्टिकल आप बोलते हैं। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होती हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा ए होता है, ठीक है। तो इस तरह ये एक अलग से एमसीक्यू आपका आ सकता है। It suggests that the matter being referred to is one among many possibilities and does not have a specific or noun identity। तो देखिए जब हमारे पास एक जनरल वाली बात हो ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ना मैटर है, तो मैटर की तो तीन तीन टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया सेंटेंस में कि कौन सा मैटर यूज हुआ है। तो इसलिए जब स्पेसिफाई ना किया जाए, जनरल बात की जाए, तो तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं, यानी कि ए को यूज करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जनरल बात हो रही है, मैटर ये पूरी सारा जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड्स को, लिक्विड को, गैस को। अब हम नहीं जानते कि ये कौन सा मैटर यूज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हमने ए को यूज किया। क्लियर है। So in a given sentence, say help to convey the matter being discussed is arbitrary or uncertain, and it is dependent on chance or luck। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, तो चैट में बता रहे थे, हम क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें जो आप बात कर रही हैं ना, तो इसकी कोई एक रीजन नहीं होती, ये काफी सारे केसेस होती हैं कि किसके लिए हमने कब यूज करना है। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे इसके इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो वो जब हम लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ना, तो वो वहाँ पर हम सारे रूल्स को देखेंगे। फिलहाल जो है ना हम फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं सिर्फ हम उस पे अभी ना हमने अपने आप को रखा हुआ है। तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वो फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्लियर है इसमें। ये सारा जो ना अभी जनरल हम स्टडी नहीं कर रहे, हम जस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो 2023 29 दिसंबर को हुआ था, तो उस पर हम बात स्पेसिफिक हैं। इफ वी साइन वी विल डैश। तो ये कौन सा, ये पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस है। इफ वी साइन, अगर आप सिग्नेचर करेंगे, वी विल डैश, तो ये इसका आंसर है कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस हमारे क्या होती हैं,
The sentence, if we sign, we will dash, it is a conditional sentence. तो ये conditional sentence की definition है. Conditional sentence talks about something that will happen if a certain condition is met. तो ये जो definitions है ये आपने याद करनी है क्योंकि इंटरव्यू में definition पूछी जाती हैं. तो ये इसके डेफिनेशन आपने याद किया है. तो नाम से जाहिर है कि यहाँ पर कंडीशन लगेगी. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देख लेती हैं. इफ वी साइन, अगर हम साइन करेंगे, वी विल सक्सीड, हम कामयाब हो जाएंगे. तो यानी कि कंडीशन क्या है? साइन करना. अगर साइन करेंगे तो तब हम कामयाब होंगे. तो ये एक एग्जाम्पल है कंडीशनल सेंटेंस की. दूसरी एग्जाम्पल है, इफ वी साइन वी विल रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर हम साइन करेंगे तभी हम कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. तो यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कंडीशनल की बात हो रही है. ताकि ये सारी वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा है कि किस तरह जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आपके लिए यूज हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, आई विल गो टू लुक डैश न्यू जॉब. तो इसमें क्या यूज होगा? इसमें फॉर यूज होगा. आई, और ये फॉर क्या होता है? ये एज अ प्रपोजिशन है. तो ये आपने याद करनी है. प्रपोजिशन की कोई रीजन वगैरह नहीं होती. जस्ट आपने इनको या क्या करना होता है? आपने इनको याद करना होता है. तो आई विल गो टू लुक फॉर अ न्यू जॉब. याद करने के लिए आप कोई टोटका वगैरह लगा सकते हैं. तो इसके लिए ये सेंटेंस में आपने क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है. और फॉर क्या है? ये एक प्रपोजिशन है. इट इज यूज टू इंडिकेट द पर्पस और गोल ऑफ एक्शन. द वर्ड फॉर shows that the reason or intention behind going is to search. यानी कि वो ये बता रहा है कि जब आप किसी मकसद के लिए जा रहे हो तो तब आप क्या यूज करते हैं? तब आप फॉर यूज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्लियर है तो बता दें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटोनिम ऑफ द ब्यूटीफुल. एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद. जो आपने अल्फाज मुतजाद पढ़े हैं ना, वो वाला है मुतजाद इसको. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटोनिम, सिनोनिम्स ये पेपर में लाजमी आती हैं. तो ये जिस बार आप प्रैक्टिस करने से आप इनको याद कर सकते हैं. तो एंटोनिम का जो ब्यूटीफुल है, यानी कि जो इसका बेस्ट वे यही होता है कि जो पेपर में लफ्ज वर्ड आए हैं ना, जैसे ये ब्यूटीफुल का वर्ड आया है, अब ज़ाहिर है कि इसके एंटोनिम बहुत सारे होंगे. तो आप क्या करें कि ये जो भी वर्ड यूज होती हैं इसके सिनोनिम और इसके एंटोनिम, जो एंटोनिम दोनों क्या कर रहे हैं, उसको आप 5 5 10 10 बोर याद कर ले. तो वो आपके जो क्वेश्चन है वो इस तरह आपके क्लियर हो जाएंगे. वरना जो वर्ड होते हैं वो तो ढेर सारे होती हैं, तो वो फिर आप कवर आप नहीं कर सकते. तो बेस्ट मेथड ये होता है कि जो पास पेपर में वर्ड्स आए हुए हैं, सिनोनिम्स के आए हुए हैं या एंटोनिम्स के, वो वर्ड लिखें, आंसर नहीं वर्ड लिखें. और फिर उनका जो है 5 5 या 10 10 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वो गूगल पे या वो कर लें. और फेमस फेमस जो आपको आसान लगे, जो मतलब आपको लगे कि ये ठीक है, तो वो बस लिख लें और उनकी प्रैक्टिस करते रहे. इस तरह ये आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा. अब इसका जो मोर है एंटोनिम्स है, अगली होता है, होमली, अनसाइटली, डल, अनअट्रैक्टिव, अनअपीलिंग, कॉमन, प्लेन, रिपल्सिव, ऑर्डिनरी. ये सारे किसके एंटोनिम्स है? ब्यूटीफुल के. एंटोनिम ऑफ फ्यूरियस, तो यानी कि आप देख लें पेपर में फायदा आप क्या कह रही हैं. तो देखिए पेपर में ना डिफरेंट सेक्शन डिवाइड हुए हुए हैं. तो अब जो पहले 7 सेंटेंस है वो किसके रिलेटेड थे? वो ग्रामर से रिलेटेड है, वो मतलब टेंस से रिलेटेड थे. तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये एंटोनिम्स आए हुए हैं. तो फ्यूरियस का जो एंटोनिम है वो है कॉम. आगे इसकी एग्जांपल्स हैं. ये आप वो बार बार दोहराई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपके वर्ड क्लियर होते चले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है, मीनिंग. आप यानी कि वर्ड मीनिंग है उसने पूछ लिया है. डोंट लेस का जो मीनिंग वो आपने बताना है. इसका मीनिंग क्या होता है? फियरलेस या ब्रेव. तो बेस्ट मेथड ये भी होता है कि पेपर में आप सेक्शंस को भी देखें कि वर्ड मीनिंग के आप देखें एंटोनिम्स के 2 नंबर आए हैं, वर्ड मीनिंग का 1 नंबर आया है. टेंसेस को देख लें और वो वर्ब्स वगैरह को देख लें. इस तरह आप वो पेपर का प्रोसेस करते रहेंगे तो आपको इस तरह वो आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह जो है ना वो होता है. क्वेश्चन नंबर 10 है, he had dash left the left the factory when the fire broke out.
तो इसमें हमने क्या यूज करना है, इसमें हमने जस्ट का वर्ड हमने यूज करना है। तो जस्ट हम क्यों यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। इन दिस सेंटेंस द वर्ड जस्ट इज यूज्ड to indicate that the action of leaving the factory had happened very recently or immediately before the broke out। तो सिंपल वे में बात किया है कि जस्ट का वर्ड आप कब यूज करते हैं, जब वाकया वाकया जो हो रहा है उससे हुए बहुत थोड़ी सी देर हो गई है। यानी कि द एक्शन ऑफ, जो एक्शन है, हैड हैपेंड वेरी रिसेंटली, बहुत जल्दी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माजी करीब में। जो माजी करीब में जो आपका वो काम हुआ है, वो काम आपका जब हो तो तब आप क्या यूज करते हैं, जस्ट का वर्ड आप यूज करती हैं। तो अब देखिए ये आपने कंसेप्ट यहाँ से लेना है। ये सेंटेंस तो चलो आपने रट्टा मार लिया कि यहाँ पर हमने जस्ट का वर्ड यूज कर लिया है। अब जाहिर है पेपर में ये वाला सेंटेंस तो नहीं आएगा, पेपर में कोई और सेंटेंस आता है और वो इसी से रिलेट करता है। तो जब आपके पास कंसेप्ट होगा ना कि जो जब भी माजी करीब वाला सेंटेंस आएगा उसमें हमें जस्ट का वर्ड यूज करना है, तो फिर आप कोई सा भी सेंटेंस जिसको आप देखेंगे कि ही हैड डैश लेफ्ट द फैक्ट्री व्हेन द फायर ब्रोक आउट, कि उसने वो फैक्ट्री छोड़ चुके थे जैसे ही आग लगी। तो ये जाहिर है फौरन होने वाला काम है। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जस्ट का वर्ड यूज करेंगे। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छी तरह से आना चाहिए। तो क्योंकि जब दोबारा पेपर में आता है ना, वो स्टेटमेंट वो चेंज कर देता है, कंसेप्ट वही रख लेता है लेकिन स्टेटमेंट चेंज कर देता है। तो अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो फिर आप उसको इजीली टैकल कर सकती हैं। Imagine someone left a building like a factory and then immediately after they left a fire broke out. You could say he had just left the factory. Here just means that the person had left very recently. Yeah, I think वही दोबारा आ गया। So just in this sentence help us understand that the person departure from the factory and the occurrence of fire were very close in time। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में बताएं। जो क्वेश्चन है कि पूछ सकते हैं, या अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने पूछना है। अगर क्लियर है तो तभी चैट बॉक्स में बता दें। आज हम कोशिश ये करेंगे कि ये हमारा पोर्शन जो है 10 क्वेश्चन फिर आती हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो कल फिर इंशाल्लाह ताला हम पेडागोजी को स्टार्ट करेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी से डायरेक्ट हम स्टार्ट लेंगे। जो इंपॉर्टेंट एरियाज उनको हम सबसे पहले जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ही वांट्स टू डैश हाई इन द स्काई। तो इसका आंसर है सोर। सोअर इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सोअर मीन्स टू फ्लाई और ग्लाइड, यानी कि ये वही आगे ना वर्ड मीनिंग है उसमें से आता है। 12 है, डेप्थ मीनिंग इज। तो अब देख वर्ड मीनिंग दूसरा आ रहा है, तीसरा बल्कि, क्योंकि यहाँ पर भी ना वही आ रहा है कि ही वांट्स टू डैश हाई इन द स्काई। तो यानी कि आसमान में उड़ने को क्या कहती है, सोअर कहते हैं। तो ये एक तरह का वो वर्ड मीनिंग हो गया ना कि अप्रोप्रिएट वर्ड आपने लगाना है कि आसमान में उड़ने को क्या कहते हैं। तो क्योंकि सोअर का मीनिंग है आसमान में उड़ना, तो इसलिए यहाँ पर आपने लगा दिया। तो यहाँ पर भी वर्ड मीनिंग आ रहा है, तो तीसरा वर्ड मीनिंग आ गया। दो आपके क्या आ गए, दो आपके एंटोनिम्स आ गए। तो अभी तक सिनोनिम्स वाला इस बार वो पेपर में नहीं आया। फर्स्ट इनटू डैश ऑफ लाफ्टर, तो ये भी अप्रोप्रिएट वर्ड आ गया, इसका मतलब है फील्ड। तो दो, यानी कि जो चार हो गया हमारे वर्ड मीनिंग वाले, दो उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड और दो उसमें मीनिंग वाले आ गए। पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो एंड प्रेडिकेट दोनों हो तो उसका क्या बोलते हैं, उसको आप क्लोज बोलते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो ये लाइन आपका सेंटेंस आपका अलग से एमसीक्यू भी पेपर में आ सकता है कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस कितनी होती हैं, दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। या आप ये पूछ सकती हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो आप किस पे टिक करना है, फंडामेंटल पे। सब्जेक्ट आप जानते हैं वो क्या होता है, इट इज अ नाउन अ प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन और इज द फोकस ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो काम करने वाला होता है उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो प्रेडिकेट उसमें क्या होता है,
प्रेडिकेट में वर्ब होती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि दो चीजें होती हैं प्रेडिकेट में, वर्ब होती है और वर्ब के साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि तीन हमारे पास होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हमारा ये अलग से आ गया, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसको आप क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट आप बोलती हैं। तो इसको आप या दो हिस्सों में भी आप डिवाइड कर सकती हैं। तो सवाल था हमारा कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जिसमें सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप क्लॉज बोलते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हियर इज आगे एग्जांपल भी उसने दी हुई है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर हाइलाइटेड। कैट वो सब्जेक्ट हो गया, स्लीपिंग ऑन द मैट स्लीपिंग वर्ब आ गया, और मैट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इस पूरे सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं, आप इसको क्लॉज बोलते हैं। In this sentence, the cat is subject and sleeping on the mat is the predicate. The subject tell us what the sentence is about. यानी दूसरे वे में आप इसको देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कि जो काम करने वाला है, और फिर आगे क्या आता है कि प्रेडिकेट का मतलब क्या है, प्रेडिकेट का मतलब क्या है कि जिसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको आप प्रेडिकेट कहती हैं। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकती हैं तो प्रेडिकेट का क्या मतलब होता है। प्रेडिकेट में क्या होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि ये कैट है ना, बिल्ली है। तो आगे वाला जो पार्ट है, ये बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि ये जो बिल्ली है ये मैट पर सो रही है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकती हैं। और सिंपल वे में इसका मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को आप इन दोनों को जो इकट्ठा जोड़ दें तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप प्रेडिकेट बोलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट एवर द प्लान इज नाउन टू अस। तो हमने बताना है कि ये कौन सी क्लास है। तो ये क्लास है डिपेंडेंट। तो देख लेते हैं डिपेंडेंट ये क्लास कैसी है। Whatever the plan is known to us is a dependent clause, but the clause whatever the plan is a dependent clause because it cannot stand alone as a complete sentence. तो अगर हम अकेले बात करें ना कि वट एवर द प्लान, तो ये जो वट एवर द प्लान है ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, इसको जरूरत होती है दूसरे पार्ट की, ताकि पहले वो जो बात हो रही है उसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलती हैं। यानी कि जो सेंटेंस अकेले अपना कोई मीनिंग ना दे सके, इनकम्प्लीट हो, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप डिपेंडेंट क्लॉज आप बोलते हैं। इट रिक्वायर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह लें कि व्हाट एवर द प्लान है, ये डिमांड करता है कि आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि मेरी पूरी बात को आप समझ सकें। तो जिसको जरूरत ना हो तो वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, और जिसको जरूरत हो उसको आप क्या बोलती हैं, उसको आप डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, it requires additional information or an independent class to provide a complete thought। जो बात की जा रही है उसको समझाने के लिए आपको इंडिपेंडेंट क्लास की इंफॉर्मेशन जरूरत होती है या एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूरत होती है, तब जाकर हमारा जो बात की जा रही है वो कंप्लीट होती है। तो ऐसे क्लॉजेस को आप क्या बोलती हैं, ऐसे क्लॉजेस को आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलती हैं। अब जो है ना व्हाट एवर द प्लान, यहाँ पर जो बात है वो पूरी नहीं होती, ये यहाँ पर बात इनकम्प्लीट है। तो आपने जब आगे बात की तो वो फिर जाकर कंप्लीट सेंटेंस बना। रिस्पॉन्ड भी कर दें कि सारी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, ताकि फिर वो मुझे भी आइडिया हो जाए। Here is the complete sentence with a dependent clause. Whatever the plan, we are ready to take action. तो यहाँ पर अब ये कंप्लीट सेंटेंस उन्होंने कुछ भी हो सकता है,
तो जस्ट उसने एग्जांपल दिया किस तरह ये कंप्लीट सेंटेंस को बनेगा। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी और ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अगर इसको अलग कर दिया जाए ना पहले वाले से, तो ये फिर भी मतलब आपको दे रहा है वो या रेडी टू टेक एक्शन, तो इसको कोई जरूरत नहीं है किसी और क्लॉज की सेंटेंस की। ये अपने आप ही सारी वो आपको बात समझा रहा है। लेकिन अगर आप ये बात करें वट एवर द प्लान, तो ये इसको ये बात वो पूरी समझा नहीं सकता, तो इसलिए ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। In this sentence, the dependent clause, whatever the plan, introduces the idea that there is a plan in question and that it involves certain actions or details. The rest of the sentence, we are ready to take action, provides the main clause or independent clause that expresses the speaker's preparedness to act based on the plan.